सबसे पहले हम मीटियोरोलॉजी के फाउंडेशनल यूनिट को समझेंगे, जिसे हम एयर मास कहते हैं। कंसेप्चुअली एयर मास एक मैसिव बॉडी ऑफ एयर है जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है। इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है। नोट करें, मैं हॉरिजॉन्टल कह रहा हूं, वर्टिकल नहीं, क्योंकि हाइट के साथ तो टेम्परेचर चेंज होगा ही, बट हॉरिजॉन्टली एक एंड से दूसरे एंड तक प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। अब सवाल ये है कि ये बनता कैसे है। इसके लिए हमें सोर्स रीजन्स की ज़रूरत होती है। सोर्स रीजन एक फैक्ट्री की तरह है जहां एयर अपनी प्रॉपर्टीज अक्वायर करती है। इसके लिए दो एसेंशियल कंडीशंस चाहिए। पहला, सरफेस एक्सटेंसिव और होमोजीनियस होना चाहिए, या तो पूरा ओशन हो या पूरा प्लेन लैंड। अगर सरफेस मिक्स्ड होगा तो एयर मास यूनिफॉर्म नहीं बन पाएगा। दूसरा, वहां हाई प्रेशर एरिया होना चाहिए विद काम विंड्स। सोचो जरा, अगर हवा तेज चलेगी तो वो एक जगह टिक नहीं पाएगी और सरफेस की हीट और मॉइस्चर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। हवा को स्टैग्नेंट यानी रुका हुआ होना चाहिए ताकि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सके बिटवीन द एयर एंड द ग्राउंड। एग्जाम्पल्स देखो, जैसे साइबेरियन प्लेन्स जो कोल्ड और ड्राई एयर बनाएंगे, या ट्रॉपिकल ओशंस जो वार्म और मॉइस्ट एयर बनाएंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब ये एयर मास अपने सोर्स रीजन से मूव करता है तो इसमें मॉडिफिकेशन शुरू होता है। ये मॉडिफिकेशन दो तरह का होता है, थर्मोडायनामिक और मैकेनिकल। थर्मोडायनामिक मॉडिफिकेशन तब होता है जब नीचे का सरफेस एयर को हीट या कूल करता है। मान लो एक कोल्ड एयर मास वार्म ओशन के ऊपर आ गया। ओशन नीचे से एयर को गर्म करेगा, जिससे एयर अनस्टेबल हो जाएगी और ऊपर उठने लगेगी। मैकेनिकल मॉडिफिकेशन फ्रिक्शन या टर्ब्यूलेंस की वजह से होता है, जैसे जब हवा पहाड़ से टकराती है। रिजल्ट ये होता है कि ओरिजिनल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो एयर मास कोई फिक्स चीज नहीं है, ये डायनामिक है। जैसे ही ये ट्रैवल करना शुरू करता है, ये अपने नीचे वाले सरफेस के हिसाब से कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है। इस प्रोसेस को समझना जरूरी है, क्योंकि यही मॉडिफिकेशन आगे चलकर वेदर सिस्टम्स और स्टॉर्म्स को जन्म देता है। क्लियर है? अब हम एयर मासेस के क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिकोड करेंगे। ये क्लासिफिकेशन पूरी तरह से सोर्स रीजन के नेचर पर बेस्ड है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि एयर मास का कैरेक्टर कैसा होगा। इसमें हम दो मेन क्राइटेरिया यूज करते हैं। पहला लैटिट्यूडनल, जो टेम्परेचर डिफाइन करता है, और दूसरा सरफेस नेचर, जो ह्यूमिडिटी डिफाइन करता है। लैटिट्यूड के बेसिस पर हमारे पास ट्रॉपिकल टी है, जो वार्म है, पोलर पी है, जो कोल्ड है, और आर्कटिक ए है, जो एक्सट्रीमली कोल्ड है। सरफेस के बेसिस पर अगर एयर लैंड पर बनी है तो वो कॉन्टिनेंटल सी होगी यानी ड्राई, और अगर ओशन पर बनी है तो मैरिटाइम एम होगी यानी मॉइस्ट। इनको कंबाइन करके हमें मेजर टाइप्स मिलते हैं। ध्यान से समझो हर एक टाइप का थर्मोडायनामिक बिहेवियर। सबसे पहले मैरिटाइम ट्रॉपिकल एमटी। ये वार्म और ह्यूमिड होती है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट हाई है और ये वार्म है। ये इनहेरेंटली अनस्टेबल होती है। यही वो एयर मास है जो हैवी प्रेसिपिटेशन और स्टॉर्म्स के लिए फ्यूल प्रोवाइड करती है। फिर आता है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल सीटी। ये हॉट और ड्राई है, जैसे सहारा डेजर्ट की हवा। ये सरफेस पर अनस्टेबल हो सकती है ड्यू टू इंटेंस हीटिंग, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में ये जनरली स्टेबल होती है क्योंकि मॉइस्चर की कमी है। नेक्स्ट है मैरिटाइम पोलर एमपी। ये कूल और मॉइस्ट है। जब ये विंटर्स में ठंडी होती है तो ये रिलेटिवली स्टेबल हो सकती है, लेकिन अगर ये वार्मर सरफेस के ऊपर से गुजरे तो नीचे से हीटिंग की वजह से अनस्टेबल हो जाती है। कॉन्टिनेंटल पोलर सीपी कोल्ड और ड्राई होती है, और ये हाईली स्टेबल होती है क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है और नीचे बैठती है, सबसिडेंस। कॉन्टिनेंटल आर्कटिक सीए सीपी का ही एक्सट्रीम वर्जन है, वेरी कोल्ड एंड ड्राई। एक इंटरेस्टिंग एनालिटिकल पॉइंट नोट करो। टेबल में देखो, एम ए मैरिटाइम आर्कटिक एग्जिस्ट नहीं करता या रेयर है। क्यों? क्योंकि आर्कटिक रीजन में जो ओशन है वो मोस्टली फ्रोजन आइस से कवर रहता है। तो टेक्निकली भले ही वो ओशन है, लेकिन मीटरोलॉजिकली वो आइस सरफेस लैंड की तरह बिहेव करता है, मॉइस्चर रिलीज नहीं करता। इसलिए हम वहां की एयर को सीए क्लासिफाई करते हैं, एमए नहीं। नोटेशन लिखते वक्त हमेशा स्मॉल लेटर पहले आता है जो ह्यूमिडिटी बताता है, सी या एम, और कैपिटल लेटर बाद में जो टेम्परेचर बताता है, पी या टी, जैसे सीपी, नेवर पीसी। ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है।
समझ आया लॉजिक? अब हम एक नए डायनामिक प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलिसिस। जब दो अलग-अलग एयर मासेस एक दूसरे के पास आती हैं, तो वो तुरंत मिक्स नहीं होती, क्योंकि उनकी डेंसिटी, जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है, अलग होती है। वो इममिसिबल फ्लूइड्स की तरह बिहेव करती हैं, जैसे तेल और पानी। इस बाउंड्री जोन को हम फ्रंट कहते हैं। फ्रंट कोई सिंपल लाइन नहीं है, ये एक स्लोपिंग बाउंड्री सरफेस है जो 3D एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। फ्रंटोजेनेसिस का मतलब है किसी फ्रंट का बनना या रीजेनरेट होना। ये तब होता है जब हवा का फ्लो ऐसा हो जो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस को एक साथ ले आए। इस मैकेनिज्म को कन्वर्जेंस कहते हैं। डायग्राम में देखो, कोल्ड एयर और वार्म एयर एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, कॉन्फ्लुएंट फ्लो। इस प्रोसेस में डीफॉर्मेशन फील्ड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। डीफॉर्मेशन का मतलब है हवा का स्ट्रेच होना और शियर होना, जो आइसोथर्म्स यानी टेम्परेचर लाइंस को पैक कर देता है। जब आइसोथर्म्स पास पास आ जाते हैं तो टेम्परेचर ग्रेडियंट स्टीप हो जाता है, यानी थोड़ी सी दूरी में टेम्परेचर ड्रास्टिकली चेंज होता है। यही स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट फ्रंट को जन्म देता है। बस यही कोर मैकेनिज्म है फ्रंट फॉर्मेशन का। इसका ऑपोजिट प्रोसेस है फ्रंटोलिसिस, यानी फ्रंट का डिसिपेशन या खत्म होना। ये तब होता है जब हवा डाइवर्ज करती है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फैलती है। जब हवा फैलती है तो वो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट को वीक कर देती है। इसके अलावा अगर सरफेस हीटिंग या टर्बुलेंट मिक्सिंग हो जाए तो दोनों एयर मासेस की प्रॉपर्टीज मिक्स हो जाती हैं। जब डेंसिटी डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो बाउंड्री मेंटेन कैसे होगी? सोचो जरा, अगर तेल और पानी को जोर से मिक्स कर दिया जाए तो बाउंड्री ब्लर हो जाती है ना। वैसे ही जब एयर मासेस होमोजेनस बन जाते हैं, फ्रंट मर जाता है। ये साइकिल चलता रहता है। एटमॉस्फेयर लगातार फ्रंट्स बनाता है, फ्रंटोजेनेसिस, और उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, फ्रंटोलिसिस, जो वेदर पैटर्न्स को ड्राइव करता है। कोल्ड फ्रंट्स सबसे वायलेंट और ड्रामेटिक वेदर प्रोड्यूसर्स होते हैं। इसको विजुअलाइज करो। एक भारी, डेंस कोल्ड एयर मास तेजी से एडवांस कर रहा है और वार्म एयर मास को रिप्लेस कर रहा है। क्योंकि कोल्ड एयर भारी होती है, ये वार्म एयर के नीचे घुस जाती है, बिल्कुल एक वेज या बुलडोजर की तरह। इस प्रोसेस को अंडरकटिंग कहते हैं। इसका फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत स्पेसिफिक होता है। कोल्ड फ्रंट का स्लोप बहुत स्टीप होता है, अप्रॉक्स 1:50। इसका रीजन है सरफेस फ्रिक्शन। जमीन के साथ रगड़ या फ्रिक्शन की वजह से नीचे की हवा स्लो हो जाती है, जबकि ऊपर की हवा तेजी से आगे बढ़ती है। इससे फ्रंट का प्रोफाइल कॉन्वेक्स हो जाता है और इसका नोज आगे की तरफ प्रोट्रूडिंग रहता है। क्योंकि ये वेज इतना स्टीप है और तेजी से मूव कर रहा है, ये वार्म एयर को बहुत अब्रप्टली और वर्टिकली ऊपर धकेल देता है। फिजिक्स सिंपल है। रैपिड वर्टिकल अपलिफ्ट का मतलब है रैपिड कूलिंग और कंडेंसेशन। इसलिए कोल्ड फ्रंट के अराइवल पर हमें वर्टिकल डेवलपमेंट वाले क्लाउड्स मिलते हैं, स्पेसिफिकली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ये क्लाउड्स हैवी प्रेसिपिटेशन, थंडरस्टॉर्म्स और हेल जनरेट करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बारिश शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, क्योंकि फ्रंट तेजी से निकल जाता है। स्क्वॉल लाइंस का कॉन्सेप्ट भी यहीं आता है। कभी कभी मेन फ्रंट से थोड़ा आगे इंस्टेबिलिटी की वजह से सिवियर स्टॉर्म्स की एक लाइन बन जाती है, जिसे स्क्वॉल लाइन कहते हैं। वेदर सीक्वेंस देखो, जैसे ही फ्रंट पास होता है, टेम्परेचर शार्पली ड्रॉप करता है। प्रेशर जो पहले गिर रहा था वो अचानक राइज करता है, क्योंकि कोल्ड एयर डेंस है और विंड डायरेक्शन में क्लॉकवाइज शिफ्ट आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में SW से NW में। ये विंड शिफ्ट और प्रेशर जंप क्लासिक इंडिकेटर्स हैं कि कोल्ड फ्रंट पास हो चुका है। सिनॉप्टिक चार्ट पर इसे ब्लू लाइन और ट्रायंगल से शो करते हैं, जहां ट्रायंगल्स मोशन की डायरेक्शन पॉइंट करते हैं। समझ आया कि ये इतना वायलेंट क्यों होता है? स्टीप स्लोप और रैपिड अपलिफ्ट ही इसका मेन कारण है। अब बात करते हैं वार्म फ्रंट्स की, जो नेचर में कोल्ड फ्रंट से बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ एक वार्म एयर मास एक्टिव है और वो रिट्रीट कर रही, पीछे हट रही कोल्ड एयर के इलाके में एंटर करता है। लेकिन यहाँ फिजिक्स थोड़ी डिफरेंट है। वार्म एयर हल्की यानी लाइटर होती है, तो वो हैवी कोल्ड एयर को डिस्प्लेसेस या धकेल नहीं सकती। इंस्टेड वो कोल्ड एयर के ऊपर स्लाइड करती है या ग्लाइड करती है। इस प्रोसेस को ओवररनिंग कहते हैं।
इस वजह से वार्म फ्रंट का स्लोप बहुत जेंटल होता है, 1:100 से 1:400 तक। ये एक लंबा रैंप जैसा होता है जो सरफेस फ्रंट से 300 से 400 किलोमीटर आगे तक एक्सटेंड करता है। क्योंकि स्लोप जेंटल है, वार्म एयर धीरे धीरे ऊपर उठती है। स्लो अपलिफ्ट का मतलब है क्लाउड्स और प्रेसिपिटेशन का सीक्वेंस भी ऑर्डरली और लंबा होगा। इस वेदर सीक्वेंस को समझना क्रूशियल है एज अ प्रिडिक्टर। सबसे पहले जब फ्रंट अभी दूर होता है, हमें आसमान में सबसे ऊंचे क्लाउड्स दिखते हैं, सिरस CI, जिन्हें मेयर्स टेल्स भी कहते हैं। ये पहला साइन है। जैसे फ्रंट पास आता है, क्लाउड्स नीचे और मोटे होते जाते हैं। सिरोस्ट्रेटस CS, जो सूरज या चांद के चारों तरफ हेलो बनाते हैं, फिर ऑल्टोस्ट्रेटस AS, जो सूरज को धुंधला यानी वाटरी सन कर देते हैं। फाइनली निम्बोस्ट्रेटस आते हैं, जो एक्चुअल रेन बेयरिंग क्लाउड्स हैं। प्रेसिपिटेशन यहाँ कंटिन्यूअस और मॉडरेट होती है। कोल्ड फ्रंट की तरह वायलेंट शावर्स नहीं, बल्कि स्टेडी रेन जो घंटों तक चल सकती है, क्योंकि फ्रंटल सरफेस बहुत बड़ा है और अपलिफ्ट ग्रेजुअल है। फ्रंट के आगे विजिबिलिटी अक्सर पुअर होती है, क्योंकि फॉलिंग रेन नीचे की कोल्ड एयर में इवेपोरेट होकर फॉग या मिस्ट बना देती है। वार्म फ्रंट के गुजरने के बाद हम वार्म सेक्टर में आ जाते हैं, जहां बारिश रुक जाती है और ड्रिजल हो सकती है। मैप पर इसे रेड लाइन और सेमी सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो की डिफरेंस क्या है? कोल्ड फ्रंट बुलडोजर है और वार्म फ्रंट एक जेंटल स्लाइड है। ये ग्रेजुअल असेंट ही स्टेडी वेदर का कारण है। क्लियर है? अक्लूडेड फ्रंट्स साइक्लोन की लाइफ साइकिल का मैच्योरिटी स्टेज रिप्रेजेंट करते हैं। ये तब बनता है जब साइक्लोन अपनी पीक पर होता है या एजिंग प्रोसेस शुरू करता है। मैकेनिज्म को ध्यान से सुनो। एक टेम्परेट साइक्लोन में कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट दोनों होते हैं, लेकिन कोल्ड फ्रंट हमेशा वार्म फ्रंट से तेज यानी फास्टर चलता है। क्यों? क्योंकि कोल्ड एयर डेंस है और अग्रेसिव वेज की तरह काम करती है। टाइम के साथ ये तेज चलने वाला कोल्ड फ्रंट आगे चल रहे स्लो वार्म फ्रंट को कैच कर लेता है, यानी पकड़ लेता है। जब ये होता है तो बीच का जो वार्म सेक्टर था, यानी वार्म एयर का पॉकेट, वो पूरी तरह से जमीन से ऊपर उठा दिया जाता है। जब वार्म एयर सरफेस से कट ऑफ हो जाती है, हम कहते हैं कि साइक्लोन अक्लूड हो गया। अक्लूजन दो टाइप्स के होते हैं और ये डिपेंड करता है कि कोल्ड फ्रंट के पीछे वाली हवा और वार्म फ्रंट के आगे वाली हवा में से कौन ज्यादा ठंडा है। पहला है कोल्ड अक्लूजन। इसमें कोल्ड फ्रंट के पीछे वाली हवा सबसे ज्यादा ठंडी होती है कंपेयर टू द कूल एयर अहेड ऑफ द वार्म फ्रंट। रिजल्ट ये होता है कि पीछे वाली हवा बाकी दोनों एयर मासेस के नीचे घुस जाती है। ये टाइप सबसे कॉमन है। दूसरा है वार्म अक्लूजन। इसमें एडवांसिंग कोल्ड फ्रंट के पीछे वाली हवा ठंडी तो है, लेकिन वार्म फ्रंट के आगे वाली हवा बहुत ज्यादा ठंडी है। तो आने वाला कोल्ड फ्रंट उस वेरी कोल्ड एयर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता और उसके ऊपर चढ़ जाता है। वेदर के पर्सपेक्टिव से अक्लूडेड फ्रंट एक कॉम्प्लेक्स मिक्स होता है। क्योंकि यहाँ कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट मर्ज हो गए हैं, हमें दोनों तरह के फीचर्स मिलते हैं। निम्बोस्ट्रैटस यानी स्टेडी रेन और एम्बेडेड क्यूमुलोनिम्बस यानी थंडरस्टॉर्म्स। शुरू में स्टेडी रेन होती है, फिर शावर्स आते हैं। मैप पर इसे पर्पल लाइन से दिखाते हैं, जिसमें ट्रायंगल्स और सेमी सर्कल्स दोनों होते हैं। ये स्टेज इंडिकेट करता है कि साइक्लोन अब डिसिपेट होने वाला है, क्योंकि वार्म एयर का सरफेस सप्लाई कट चुका है, जो एनर्जी का मेन सोर्स था। साइक्लोनिक सिस्टम अब स्टेबिलिटी की तरफ वापस लौट रहा है। स्टेशनरी फ्रंट एक यूनिक सिचुएशन है, जहां एटमॉस्फेयर में एक डेडलॉक या स्टेलमेट बन जाता है। डेफिनेशन सिंपल है, ये ऐसा फ्रंट है जिसमें कोई परसेप्टिबल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होती। ना कोल्ड एयर वार्म एयर को पुश कर पा रही है, ना वार्म एयर कोल्ड एयर को। लेकिन स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है कि वहां हवा चल नहीं रही। हवा बिल्कुल चल रही है, पर उसकी डायरेक्शन फ्रंटल बाउंड्री के पैरेलल है। विजुअल 1 में देखो एरोस को। कोल्ड एयर और वार्म एयर ऑपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो कर रही हैं, लेकिन बाउंड्री को क्रॉस करके पुश नहीं कर रही। इस पैरेलल फ्लो की वजह से फ्रंट एक जगह अटक जाता है। इसे ब्लॉकिंग कहते हैं।
वेदर इम्प्लीकेशंस के हिसाब से ये सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती है, स्पेसिफिकली फ्लड रिस्क के लिए, क्योंकि फ्रंट मूव नहीं कर रहा, वहाँ जो क्लाउड्स बन रहे हैं और जो प्रेसिपिटेशन हो रही है वो एक ही जियोग्राफिक एरिया के ऊपर लगातार गिरती रहती है। नॉर्मल फ्रंट में बादल बारिश करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ वो रुके हुए हैं। इस फिनोमेनन को ट्रेनिंग इफेक्ट कहते हैं। सोचो जैसे ट्रेन के डिब्बे एक के बाद एक ही ट्रैक पर आ रहे हैं, वैसे ही स्टॉर्म सेल्स एक ही बात पर बार बार गुजरते हैं। इस परसिस्टेंस की वजह से जमीन पानी सोख करना बंद कर देती है और फ्लैश फ्लड्स आती हैं। बारिश जनरली जेंटल टू मॉडरेट होती है, वार्म फ्रंट टाइप, लेकिन ड्यूरेशन लंबा होने से टोटल वॉल्यूम बहुत हाई हो जाता है। स्टेशनरी फ्रंट हमेशा स्टेशनरी नहीं रहता। अगर विंड डायरेक्शन चेंज हो जाए या शेयर बदल जाए तो ये वापस कोल्ड या वार्म फ्रंट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और मूव करना शुरू कर सकता है। मैप पर इसे ऑल्टरनेट ब्लू ट्रायंगल्स और रेड सेमी सर्कल से शो करते हैं, जो इनके अपोजिंग नेचर को दर्शाता है। समझे? रुकना ही इसका सबसे बड़ा हैजर्ड है। अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे एक टेम्परेट साइक्लोन के कॉन्टेक्स्ट में। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थियोरी को प्रैक्टिकल वेदर फोरकास्टिंग से जोड़ती है। इमेजिन करो आप एक वेदर स्टेशन पर हैं और एक साइक्लोन वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपके ऊपर से गुजर रहा है। हम वेदर सीक्वेंस को ट्रेस करेंगे। सबसे पहले अप्रोचिंग फेज, वार्म फ्रंट का आना। आप देखेंगे कि प्रेशर गिरना शुरू होता है, प्रेशर फॉल्स। क्लाउड्स का सीक्वेंस वही होगा, सिरस से निम्बोस्ट्रैटस तक। हवा की डायरेक्शन ईस्ट या एसी से होती है, फिर स्टेडी रेन शुरू हो जाती है। जैसे ही वार्म फ्रंट पास होता है, आप वार्म सेक्टर में एंटर करते हैं। यहाँ अचानक टेम्परेचर राइज करेगा, आसमान साफ या पार्शियली क्लाउडी हो जाएगा। प्रेशर या तो स्टेडी रहेगा या हल्का सा गिरेगा। हवा शिफ्ट होकर साउथ या एसडब्ल्यू से आने लगेगी। ये वो काम बिफोर द स्टॉर्म वाला फेज है, जहां वेदर टेम्पररी प्लेजेंट लगता है। फिर आता है कोल्ड फ्रंट पैसेज। ये वायलेंट फेज है। प्रेशर शार्पली राइज करेगा क्योंकि हैवी कोल्ड एयर आ गई। टेम्परेचर अचानक ड्रॉप करेगा, हैवी शावर्स और थंडरस्टॉर्म्स होंगे। विंड डायरेक्शन ड्रास्टिकली शिफ्ट करेगी एसडब्ल्यू से एनडब्ल्यू की तरफ। ये विंड शिफ्ट ही साइक्लोन पैसेज का सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। फाइनली कोल्ड सेक्टर। जब फ्रंट निकल जाता है तो हम कोल्ड एयर मास में होते हैं। हवा ठंडी और ड्राई होती है, आसमान क्लियर हो जाता है और विजिबिलिटी हाई होती है क्योंकि मॉइस्चर हट चुका है। प्रेशर ट्रेंड्स पर ध्यान दो। आइसोबास यानी प्रेशर लाइंस फ्रंट्स पर वी शेप किंक बनाती हैं। ये वी शेप हमेशा लो प्रेशर सेंटर से बाहर की तरफ पॉइंट करता है। इसका मतलब ये है कि जब भी फ्रंट पास होगा, प्रेशर पहले गिरेगा और फिर बढ़ेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक डिप और राइज ही फ्रंट्स की पहचान है बैरोमेट्रिक रीडिंग में। विजुअल 2 का टेबल एक परफेक्ट डैशबोर्ड है, इसे याद कर लो। टेम्परेचर, प्रेशर, क्लाउड्स और विंड का कोरिलेशन ही सिनॉप्टिक मीटेरोलॉजी का कोर है। बस अगर आप ये सीक्वेंस समझ गए तो आप किसी भी वेदर मैप को डिकोड कर सकते हैं। ये टॉपिक्स आपस में आइसोलेटेड नहीं हैं, बल्कि एक कनेक्टेड सिस्टम का पार्ट है।